नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत। इसमें हम उन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जिनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि इस टॉपिक से बड़ी मात्रा में प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं अपितु मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्यों की। ठीक है, देखिए दो प्रकार के नृत्य होते हैं। आमतौर पर दो प्रकार के नृत्य होते हैं। एक नृत्य होते हैं शास्त्रीय नृत्य, एक नृत्य होते हैं शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस, दूसरे होते हैं लोक। या यूं समझ लीजिए नृत्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कलाओं की बात कर रहे हैं कि दो प्रकार की कलाएं होती हैं, एक शास्त्रीय कलाएं और एक लोक कलाएं। शास्त्रीय कलाएं वे कलाएं होती हैं जिनके निश्चित नियम कानून होते हैं, निश्चित विषय होते हैं, जबकि लोक कलाएं भारत की ग्रामीण परंपरा से जुड़ी हुई कलाएं होती हैं। और ग्रामीण लोग अपने जीवन यापन के दौरान, अपने कार्यों के दौरान, विभिन्न त्योहारों पे, उत्सवों पे, विभिन्न कार्यक्रमों पे इन कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य ये भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। ये नृत्य ऐसे नृत्य हैं जिनकी परंपराएं प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं और जिनके निश्चित नियम एवं निश्चित विषय हैं। इनके ये 8 प्रकार के हैं। सबसे पहला है भारतनाट्यम, है ना। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ नृत्य है, तमिलनाडु का नृत्य है। ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। जो भारतनाट्यम है ये भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले जब ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आते थे उसमें भारत के नृत्यों के बारे में पूछा जाता था कि वे कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है और वे किस राज्य से जुड़े हुए हैं। अब यह भी पूछ लिया जाता है कि इन नृत्यों से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो इसको भी हमने शामिल किया है यहाँ पे। तो जो भारतनाट्यम है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भारत के नृत्य परंपरा की सबसे प्राचीन शैली है। ये रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, इन तीनों नामों को याद रखना है। ये तीनों ही भारतनाट्यम से जुड़ी हुई कलाकार हैं। कौन कौन? रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। अगला नृत्य है कथक नृत्य। ये अपने उत्तर प्रदेश का नृत्य है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है ना। उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश का भी प्रमुख नृत्य है, कथा वाचन परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य में मूल रूप से राधा कृष्ण की कथाएं सुनाई जाती हैं। ठीक है, किसकी? राधा कृष्ण की, अर्थात राधा कृष्ण की कथाएं इस नृत्य का प्रमुख विषय है। पंडित बिरजू महाराज, नाम सुना होगा आपने, सितारा देवी, लच्छू महाराज इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसमें सबसे फेमस कौन से हैं? पंडित बिरजू महाराज। इसके बाद है अगला कथकली। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये कला, अभिनय, वेशभूषा एवं मुखौटा प्रधान है। तो महत्वपूर्ण है, ये इंपोर्टेंट हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुखौटा प्रधान नृत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? कथकली। और कहां से जुड़ा हुआ है? केरल से जुड़ा हुआ है। मृणालिनी साराभाई, वल्लथाल नारायण मेनन, उदय शंकर इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसी प्रकार से अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। गीत, अभिनय और पद संचालन का संगम। तो यहां पर एक चीज आ जाती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ना। ये सबसे प्राचीन हो गया। इसमें कथा वाचन परंपरा है, ये मुखौटा प्रधान है। कौन सा? कथकली। इसी प्रकार से जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो संचालन, पद संचालन का संगम है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला है ओडिसी। ये उड़ीसा का है। त्रिभंग मुद्रा मंदिर मूर्ति कला से प्रभावित है। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो मूल रूप से मंदिरों में होता है। इसकी उत्पत्ति मंदिरों से हुई है।
केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, संयुक्त पाणिग्रही इसके प्रमुख कलाकार हैं। और अगला है मनपुरी, ये मणिपुर का है, ये तो याद रहेगा ही। रासलीला और वैष्णव भक्तिभाव पर आधारित है, याद रखिएगा, रासलीला और वैष्णव भक्तिभाव पर आधारित है, अर्थात इसमें भी राधा कृष्ण का प्रसंग जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय है, किसमें, मणिपुरी नृत्य में। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। अगला नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत एकल लास्य नृत्य, एकल नृत्य है। याद रखिए, इससे पहले के नृत्य जो है वो एकल नृत्य नहीं है, एक से अधिक लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मोहिनीअट्टम जो है एकल नृत्य है। ठीक है, हेमा मालिनी जो आपकी क्या कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, साथ में वर्तमान में मथुरा से सांसद भी हैं, ये इसकी प्रमुख कलाकार है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा और सुनंदा नायर इसके क्या हैं, प्रमुख कलाकार हैं, किसके, मोहिनीअट्टम के। मोहिनीअट्टम के बारे में समझ लीजिए कि जब, जो कि ग्रंथों में वर्णित है, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, तो अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए, असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा था। ये नृत्य वहीं से प्रचलित हुआ है ना। चलिए अगला है सत्रिया नृत्य, ये असम का है। 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रवर्तित। शंकर देव जो हैं एक प्रसिद्ध भक्ति संत रहे हैं, है ना, एक प्रसिद्ध भक्ति संत रहे हैं, और इन्होंने वैष्णव भक्ति को, ठीक है, वैष्णव भक्ति को इन्होंने आगे बढ़ाया है। ठीक है, चलिए, और ये असम के रहने वाले थे शंकर देव, है ना, और उन्होंने ही इस नृत्य का प्रारंभ किया, इस नृत्य को प्रारंभ किया है। ठीक है, अब यहां पे याद रखना है कि द्वय शैली कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे आ सकता, देखिए है यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भी कर रही हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है क्या कर रही हैं, भरतनाट्यम भी कर रही हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों से संबंधित है। इसके अलावा सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। तो दो ये प्रमुख है, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार, लेकिन ये दो प्रमुख कलाकार हैं जिनमें एक यामिनी कृष्णमूर्ति और दूसरी सोनल मानसिंह, ये दो शास्त्रीय नृत्यों की कलाकार हैं, इन दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं। अब देखिए, संगीत नाटक एकेडमी जो है भारत, इसने 8 नृत्यों को आधिकारिक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिए 8 नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये सारे पढ़ लिए हमने। ठीक, ओडिसी। अब अगला क्या है, इसमें क्या समझना है कि जो ये है छऊ नृत्य, वैसे ये पूर्वी भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन मूल रूप से ये ओडिशा से संबंधित है ना, छऊ नृत्य। इसमें नृत्य कला, इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। किसका, युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है, किसमें, छऊ नृत्य में। ठीक है, इसको भी 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, संगीत नाटक एकेडमी भारत के द्वारा, है ना। छऊ नृत्य को शामिल करके 9 शास्त्रीय नृत्य स्वीकार करता है ना। तो इस प्रकार से अभी तक परंपरागत रूप से हम लोग पढ़ते आए हैं कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी अब छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य की सूची में रखता है। इससे पहले जब भी हम पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे कि छऊ नृत्य जो है लोक नृत्य का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के शास्त्रीय संगीत की। जिस प्रकार से नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, उसी प्रकार से संगीत भी 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत और लोकगीत या लोक संगीत, लोक गीत। ठीक है, शास्त्रीय संगीत, इसके भी निश्चित नियम और निश्चित विषय होते हैं, जबकि जो लोकगीत परंपरा है वो भारत के ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। ठीक है,
तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की दो प्रमुख पद्धतियां हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की दो प्रमुख पद्धतियां हैं। पहली है हिंदुस्तानी संगीत, ये उत्तर भारत से संबंधित है। हम लोग उत्तर भारत के निवासी हैं, यहाँ पे जो संगीत शास्त्रीय संगीत प्रचलित है वो हिंदुस्तानी संगीत है। और दूसरा है कर्नाटक संगीत, ये दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति को, ये उत्तर भारत में है, ठीक है, जहां पर हम लोग निवास कर रहे हैं। यह उत्तर भारत में प्रचलित है, इस पर फारसी और मुगल प्रभाव भी रहा है। देखिए, उत्तर भारत में लंबे समय तक मुसलमानों का शासन रहा है, और चूंकि मुसलमान तुर्की से, अरब देशों से, पश्चिमी एशिया से, मध्य एशिया से भारत में आए हैं, तो अपने साथ ये कला और संस्कृति भी लेकर आए हैं, कला और संस्कृति भी लेकर आए हैं। इस प्रकार इनकी कला और संस्कृति का आदान प्रदान भारत की कला एवं संस्कृति के साथ हुआ, तो नई प्रकार की शैलियों का जन्म हुआ है। इसी प्रकार की शैली है हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली में भारतीय तत्वों के साथ साथ इस्लामिक सांस्कृतिक तत्वों का भी समावेश मिलता है, इसीलिए इस पर फारसी और मुगल प्रभाव भी रहा है हिंदुस्तानी संगीत शैली पर। इसमें राग और ताल का प्रमुख स्थान होता है। याद रखिएगा, ताल का और राग का। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है कि इसमें किस पर फोकस किया जाता है, ताल पर और राग पर। इसके प्रमुख रूप हैं ध्रुपद, ख्याल, तराना और ठुमरी। ये चारों जो प्रमुख रूप हैं वो किसके हैं, हिंदुस्तानी संगीत शैली के प्रमुख रूप हैं। याद रखना है आपको, कौन कौन से, ध्रुपद, ख्याल, तराना और ठुमरी। इनके नाम आपने सुने होंगे जब भी संगीत के बारे में पढ़ा होगा। इसमें ग्वालियर घराना, किराना घराना और आगरा घराना जैसे प्रसिद्ध घराने हैं। ये घराने क्या होते हैं, ठीक है, देखिए जो ये शैलियां होती हैं, ठीक है, जैसे हम हिंदुस्तानी शैली की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी संगीत शैली की बात कर रहे हैं। अब इसके निश्चित नियम हैं, अपने निश्चित विषय हैं, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बानी। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में इसको लेकर कुछ वैल्यू एडिशन किया गया है एक तरीके से। तो आगरा में थोड़ा सा ये अलग देखने को मिलता है, इसके अलग विषय देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से ग्वालियर में इसके अलग विषय देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत। मूल रूप जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार से किराना में कुछ अलग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आगे चलकर ये परंपराएं विकसित हो गई और इन्होंने घरानों का रूप ले लिया। किसका, घरानों का रूप ले लिया, ठीक है, आगरा घराना। इसी प्रकार से तो क्या बना है, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, है ना, किराना घराना, ये सारे बने हैं। ये आते तो सारे हिंदुस्तानी संगीत शैली के अंतर्गत हैं, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रीय तौर पर वैल्यू एडिशन किया गया है। इनकी कुछ पर्टिकुलर विशेषताएं हैं जो आगे चलकर इनकी पहचान बन गई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सितार, सरोद और तबला जैसे वाद्य यंत्र बजते हैं। याद रखिएगा, सितार, सरोद और तबला जैसे वाद्य यंत्र बजते हैं। इसके बाद अगली आती है आपकी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शैली। ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। यह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गाया जाता है। इसमें भक्ति और धार्मिक विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये भक्ति प्रधान है, धर्म प्रधान है ये, जबकि जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है उसमें धर्म और भक्ति के साथ साथ अन्य विषयों को भी शामिल किया जाता है। इसके मुख्य हिस्से हैं वर्णम, कृति, रागम, तानम, पल्लवी, ठीक है। इसमें बीड़ा, मृदंगम और बांसुरी मुख्य वाद्य यंत्र है। आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखनी है मूल रूप से कि इसके वाद्य यंत्र क्या है, बीड़ा, मृदंगम, बांसुरी, है ना। और जो इससे पहले हमने पढ़ी है इसके क्या है, सितार, सरोद और तबला इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है ना। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में सितार और तबला का प्रयोग किया जाता है, जबकि अगला आएगा कर्नाटक संगीत शैली में मृदंगम
और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दो चीजें हैं कि हिंदुस्तानी संगीत शैली उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शैली दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लोक नृत्य और लोकगीत की। अभी तक हमने शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा, जो संख्या में निश्चित हैं, जैसे कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। छऊ को भी 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। वहीं संगीत में देखें तो 2 प्रमुख शास्त्रीय संगीत हैं, हिंदुस्तानी संगीत शैली और दूसरी कर्नाटक संगीत शैली। लेकिन जो लोक नृत्य और लोकगीत की परंपरा है, ये भारत की ग्रामीण परिवेश की परंपरा से जुड़ी हुई है। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक निश्चित तरीके का लोक संगीत और लोक नृत्य हो रहा है, कुछ दूरी पर जाएंगे तो दूसरे तरीके का होने लगेगा, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है। यहां से अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैच द फॉलोइंग को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा किस राज्य का लोक संगीत या लोक नृत्य है। तो जो प्रमुख लोक गीत और लोक नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ना है कि कौन सा लोक नृत्य और लोकगीत किस राज्य से संबंधित है। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश है। अब इसमें बहुत सारे लोक नृत्य दिए हैं, कुम्मी, सिद्धमातुरी, लंबाडी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ढिमसा। ढिमसा जो है कई बार प्रश्न पत्र में आया है, एग्जाम्स में आया है, ठीक है। एक है बुट्टा बोम्मालू, ठीक है, और वीरनाट्यम। ये बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ढिमसा, बुट्टा बोम्मालू और वीरनाट्यम। भारतनाट्यम के बारे में सुन चुके हैं आप लोग, वो एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, और मोहिनीअट्टम केरल का है। जबकि जो वीरनाट्यम है बेटा, वो कहाँ का है? कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। तो बहुत सारे दिए हैं, मैंने वही रखे हैं इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोकगीत में, ठीक है, लोकगीत में जहां यहाँ पे येदुकोंडालू बादू, ये भक्ति गीत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। येदुकोंडालू बादू और दप्पू गीत के बारे में भी चर्चा की जाती है, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। इन लोक नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण है एक बारडो छाम, है ना, और एक है ये अजी लामू। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, पढ़ना आपको दोनों सारे हैं, लेकिन इन दोनों पर ध्यान देना है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रह सकती है। इनको लेकर प्रश्न भी आए हैं इससे पहले। और लोकगीत में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये नौबम है ना, जो शादी के गीत है एक तरीके से, है ना, विवाह के अवसर पर ये गाए जाते हैं, न्योबम। असम का तो आपने सुना ही होगा कि सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है बिहू। ये भारत में ही नहीं, असम में ही नहीं, इसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है, ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर है ये है बगरुम्बा और भोरताल, ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बाकी सारे आपको देखने ही देखने हैं, है ना। बिहू बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है लोकगीत में भी बिहू गीत, जो बिहू लोक नृत्य होता है उस समय जो गीत गाया जाता है उसे बिहू गीत कहते हैं। एक है बोर गीत, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कौन सा है? बिहू गीत है। अगला बिहार में महत्वपूर्ण है डोमकच। कौन सा है? डोमकच। इसके अलावा जात जातिन, है ना, विदेशिया, पनबारिया, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सामा चकेवा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? डोमकच, और बाकी जात जातिन, विदेशिया, पनबारिया, सामा चकेवा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लोकगीत की परंपरा में सोहर, चैती, कजरी, छठ गीत जो कि छठ के अवसर पर गाया जाता है। छठ बिहारी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि दिवाली के बाद पड़ता है, ठीक है। तो छठ गीत, सोहर, कजरी और चैती, ये महत्वपूर्ण लोकगीत हैं बिहार की लोकगीत परंपरा के। इसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ में ये सुआ बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया है, ठीक है। इसके अलावा राउत नाचा, कर्मा, ठीक है, चंदेनी, सैला, ये बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और लोकगीत में पंडवानी ये कई बार आया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ की लोकगीत परंपरा का पंडवानी नृत्य,
ठीक है। इसके अलावा भरथरी और ददरिया भी महत्वपूर्ण है। ये पंडवानी तो कई बार आया है यहां से, कहां से, छत्तीसगढ़ की लोकगीत परंपरा से, ठीक है। आगे आते हैं गोवा। गोवा में फुगड़ी, कई सारी मूवीज में भी आपने फुगड़ी का नाम सुना होगा, और ढालो, कुनबी, ये कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो गोवा के बहुत फेमस हैं। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है फुगड़ी, है ना। ये कई बार प्रश्नों में आया भी है और कई सारी मूवीज में भी इसका नाम सुना होगा आपने फुगड़ी का, ठीक है। और लोकगीत में यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है मांडो, है ना। मांडवी नदी से याद रखिएगा कि यहाँ पे एक मांडवी नदी पाई जाती है, उससे ही संबंधित मांडो है, ठीक है। मतलब संबंधित नहीं है, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ एक। इसके अलावा गुजरात में तो नाम सुना ही होगा, गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी और भवई। देखिए गरबा और डांडिया रास सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन कई बार भवई आ गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर ये वाला लोगों को नहीं पता होता। और गरबा और डांडिया रास हमारे जो नवरात्र की परंपरा से है उससे संबंधित है, इस वजह से ये दोनों लोक नृत्य हमेशा याद रहते हैं। फिर आता है लोकगीत में, लोकगीत में भी गरबा गीत और ये मरसिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ये शोक गीत है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो महिलाएं काले कपड़े पहनकर इस गीत को गाती हैं, है ना, मरसिया को। एक मूवी आई थी शायद रणबीर सिंह की थी, उसमें ये दिखाया गया है मरसिया के बारे में, ठीक है। चलिए अब है हरियाणा। हरियाणा में लोक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। झूमर, नॉट घूमर, इट्स झूमर, ठीक है। धमाल, ठीक है, और गागोर, सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तीन प्रमुख हो जाते हैं, झूमर, धमार, गागोर। ये लोक नृत्य हैं कहां के, हरियाणा के। इसी प्रकार से लोकगीत में रागनी, रागनी बहुत महत्वपूर्ण, यहां से प्रश्न कई बार आया है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में। कहां पे, कहां से, रागनी से। रागनी जो है हरियाणा की लोकगीत परंपरा का एक गीत है। हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है नाटी, डांगी, ठीक है, और एक ये छरही, धामन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नाटी और डांगी, नाटी और डांगी। ये नृत्य जो हैं कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है, नाटी और डांगी, इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगला है लोकगीत में। लोकगीत में यहाँ पे लंगमन, लमन बहुत महत्वपूर्ण है, और कुंजू चंचलो, ठीक है। लमन बहुत महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से झारखंड में सबसे पहला छऊ दिया है। छऊ देखिए पूर्वी भारत में, आपको पूर्वी भारत में पता होगा कि बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा, इन चारों को पूर्वी भारत में रखा गया है। इन चारों को हम लोग पूर्वी भारत में काउंट करते हैं, ठीक है। तो छऊ जो है चारों राज्यों से मूल रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन मूल रूप से कहां से जुड़ा हुआ है, ओडिशा से। झारखंड में भी होता है। तो छऊ यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। सरहुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरहुल यहाँ पे एक उत्सव भी होता है, एक महोत्सव या उत्सव भी मनाया जाता है सरहुल नाम से, ठीक है। मुंडारी, फगुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाइका, ये 4-5 नृत्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सरहुल सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक पूरा सरहुल महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। लोकगीत डोमकच, डोमकच हम लोग बिहार में भी पढ़े थे, क्योंकि बिहार और झारखंड एक ही थे, ये 2000 में दोनों अलग अलग हुए हैं, ठीक है। एक है सोहराई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में। तो डोमकच और सोहराई लोकगीत हैं, जबकि छऊ, पाइका, सरहुल, फगुआ, मुंडारी, ये जो हैं झारखंड के लोक नृत्य परंपरा से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी प्रकार से। कर्नाटक, कर्नाटक में यक्षगान, यक्षगान के बारे में आपने सुना ही होगा। यक्षगान जो है एक तरीके से कह सकते हैं ये उपशास्त्रीय नृत्य है। हो सकता है कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ समय में यक्षगान को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिल जाए। वर्तमान में ये कर्नाटक की लोक नृत्य परंपरा से संबंधित है। दूसरा है डोलू कुनिथा, ठीक है, ओके। तीसरा है कड़गा, है तो बहुत सारे, ये सुग्गी है, बीर गासे है, कमसाले है, भूताकोला है, लेकिन ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, यक्षगान, डोलू कुनिथा और कड़गा।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यक्षगान। वर्तमान में ये उपशास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में है। हो सकता है जिस प्रकार से छऊ को 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है, अगले कुछ समय में यक्षगान को भी 10वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए। ठीक है। और लोकगीत में यहाँ का डोना पट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी भावगीते और शोभने पदगलू है। ठीक है। चलिए आगे केरल। केरल में ओटम थुल्लल और थेयम बहुत महत्वपूर्ण है ये, और मुदियट्टू। बाकी है कैको टिक्कली, कड़ुआ, पदियानी है, लेकिन मुडियट्टू है, ओटम थुल्लल और थेयम बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। और लोकगीत में सोपान संगीतम कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। ठीक है। और बंची पाट्टू नाव के गीत। ठीक। मध्य प्रदेश में जवाड़ा कई बार पूछा गया है ये। ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जवाड़ा याद रखना है, मटकी भी पढ़ लीजिएगा, जवाड़ा याद रखना है। ये मध्य प्रदेश की लोक नृत्य परंपरा का एक नृत्य है। लोकगीत में आला, दादरा, कर्मा, पाई, भरथरी। इसमें आला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों में है, वहां पे आला एक लोकगीत के रूप में गाया जाता है। ठीक है। आला में जो बुंदेलखंड के सेनापति वगैरह थे, आला उनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है। चलिए आगे महाराष्ट्र में लावणी और तमाशा, ये दोनों कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। कौन से? लावनी और तमाशा। ठीक है। बाकी और भी हैं, दही हंडी है, अभी जन्माष्टमी का मौका आ रहा है तो दही हंडी होता है ना, लेजिम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? लावनी और तमाशा। लावणी कई सारी मूवीज में भी इसके बारे में सुना होगा आपने, और तमाशा ये यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन बनने की परम संभावना है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से लोकगीत में पोवाड़ा वीर गाथा है, वो महत्वपूर्ण है। ये शिवाजी की वीर गाथा सुनाई जाती है इसमें मूल रूप से। ठीक है। किसमें? पोवाड़ा में। ठीक है। इसके अलावा अभंग यहाँ की भक्ति परंपरा से संबंधित है। ठीक है। महाराष्ट्र में भारत के साथ साथ मध्यकालीन भारत में जब भक्ति परंपरा चली, तो उसके साथ साथ एक समानांतर प्रथा चली भक्ति परंपरा की महाराष्ट्र में भी, जिसमें ज्ञानेश्वर, तुकाराम जैसे लोग, एकनाथ जैसे लोग हुए हैं। ठीक है। तो वहां पर भक्ति गीत के रूप में अभंगों को गाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भक्ति गीत हैं। ठीक है। अभंग, इसमें मूल रूप से कृष्ण गीत गाए जाते हैं। ठीक है। भालेरी ये कसी गीत है। भालेरी क्या है? कसी गीत। गोंधल, यहां से भी प्रश्न आया है गोंधल से। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? पोवाड़ा और अभंग। इसके बाद भालेरी और गोंधल। पोवाड़ा में क्या है? शिवाजी की गाथाओं को गाया जाता है, जबकि अभंग जो है भक्ति गीत हैं, जो कि महाराष्ट्र की मध्यकालीन भक्ति परंपरा से संबंधित हैं। इसमें कृष्ण के भक्ति गीतों को गाया जाता है। मणिपुर का थांगटा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट। और दूसरा ये लाई हरोबा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे आईएएस और पीसीएस दोनों में प्रश्न आ चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में भी प्रश्न आ चुके हैं। लाई हरोबा से, हरा ओबा लिखा है, इसे हरोबा भी पढ़ते हैं। और थांगटा से, थांगटा एक तरीके की मार्शल आर्ट की कला है। ये नृत्य प्लस मार्शल आर्ट की कला है। जिस प्रकार से छऊ नृत्य में युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है नृत्य के रूप में, इसी प्रकार से थांगटा है। ठीक है। इसके अलावा लोकगीत में खोंगजोम, परवा, छाना, लामोक इत्यादि है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमें याद रखना है यहाँ थांगटा और लाई हरोबा। बाकी डोल, चोलम, पुंग, चोलोम, नूपा नृत्य, रास भी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेघालय में लाहो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बांग्ला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बाकी सारे महत्वपूर्ण हैं। और बांग्ला गीत भी है यहाँ पे। खासी और गारो पारंपरिक लोक गाथाएं। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ पे 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और इनसे संबंधित ही गारो और खासी पारंपरिक लोक कथाएं भी हैं। ठीक है। मिजोरम का चेराव, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
पीसीएस, आईएएस सब जगह ये वाला प्रश्न आ चुका है चिराव के बारे में, ठीक है। बाकी खुल्लम, छेलम, स्वलाकिन, है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण है नहीं कोई, चाय ही आप पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, चेराव यहाँ का लोक नृत्य है जिसके बारे में प्रश्न आ गए हैं कई बार। मैजा फॉलोइंग में आ जाता है जिसमें लाई हरोबा, थांगता, छऊ, झूमर और चेराव इन सबको पूछा जाता है। इसी प्रकार से नागालैंड, जिस प्रकार से मिजोरम में चेराव है उसी प्रकार से नागालैंड में चोंगलो नामक लोक नृत्य है, ठीक है। एक है जेलियांग और रेंगमा, रेंगमा एक जनजाति भी है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और लोकगीत में योद्धा गीत, कृषक गीत, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, चोंगलो और जोलियांग, रेंगमा पढ़ना है। ओडिशा में गोतीपुआ मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस और आईएएस प्रीलिम्स इन सब में पूछा गया है। आरओ में भी पूछा गया है ये वाला गोटीपुआ के बारे में। छऊ, बागनाच ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी संबलपुरी, गोतीपुआ, छऊ, बागनाच, घुमरा, रानप्पा, पाला ये सारे बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से इसमें, गोतीपुआ और छऊ। छऊ के बारे में तो हम 2-3 बार चर्चा कर ही चुके हैं। गोतीपुआ को भी याद रखना है कि गोतीपुआ बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कहाँ की परंपरा का, ओडिशा की लोक नृत्य परंपरा का। इसके बाद है लोकगीत में चाखी गीत, इसके बारे में प्रश्न आ चुके हैं। बाकी संबलपुरी, डाल खाई, दसकथिया ये भी है। पंजाब में ये दोनों तो सुने ही होंगे आपने, भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा पुरुषों से जुड़ा हुआ है, गिद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ये अक्सर आप लोग मूवीज में या अपने आसपास इन्हें देखते रहते हैं, ठीक है। ओके, इसका लोकगीत में टप्पा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, टप्पा, ठीक है। और हीर रांझा का था, और बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। राजस्थान में घूमर, झूमर हमने पढ़ा था कहाँ पे, हरियाणा में। राजस्थान में कौन सा है, घूमर, ठीक है। और एक है कालबेलिया। कालबेलिया जो है यूनेस्को की विश्व विरासत अमूर्त विश्व विरासत की सूची में भी शामिल है कालबेलिया। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहां से कई बार प्रश्न आए हैं, इसलिए कालबेलिया जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है राजस्थान का लोक नृत्य। एक है यहाँ का भभाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चक्री भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, घूमर और कालबेलिया, ठीक है। और लोकगीत में पनिहारी, ठीक है, और गोरबंद ये बहुत महत्वपूर्ण। बाकी मांड, लोटिया, कुर्जा, हिचकी भी लोक गीत हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है पनिहारी और गोरबंद। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम में भी जिस प्रकार से मणिपुर में आपने थांगता पढ़ा, लाई हरोबा पढ़ा, मिजोरम में आपने चिराव पढ़ा, उसी प्रकार से सिक्किम का सिंगी छाम ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सिक्किम का सिंगी छाम भी लिखा होता है कभी कभी, सिंगी छाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की प्रॉपर संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा मारुनी भी है, ठीक है, और लोकगीत में यहां से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में करकट्टम के साथ साथ कुम्मी लोक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, कुम्मी लोक नृत्य। यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए कि जिसमें पीछे अट्टम आता है, ठीक है। अट्टम वाले आमतौर पर तमिलनाडु की लोक नृत्य परंपरा से जुड़े हुए गीत होते हैं, जैसे कि हमने भारतनाट्यम पढ़ा था, है ना। ओके, जो ये मयल अट्टम है ये एक तरीके का मयूर नृत्य है, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना हो सकती है, ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। मयल अट्टम अर्थात मयूर नृत्य, ठीक है। और लोकगीत में बिल्लू पट्टू है, नाट्युपुरा पट्टू है, तालाट्टू है, ये सारी। तालाट्टू मतलब एक तरीके की लोरी, है ना, बच्चों को सुनाई जाने वाली लोरी है। तेलंगाना में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लंबाड़ा और डप्पू, और पेरनी शिव तांडवम ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लंबाड़ा कई बार आया है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है तेलंगाना से, ठीक है। इसके अलावा बतुकम्मा गीत, बतुकम्मा महोत्सव होता है, बोनालू महोत्सव होता है तेलंगाना में, बोनालू महोत्सव होता है और बतुकम्मा महोत्सव होता है
उसी प्रकार वहां पे ये गीत गाए जाते हैं उसी महोत्सव में, बथुकम्मा गीत और बोनालू गीत। जिस प्रकार से उत्तर भारत में कुंभ की परंपरा का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन होता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव होता है, जिसमें भी बड़ी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है। ठीक है। त्रिपुरा में होजागिरी, ठीक है, जिस प्रकार मणिपुर में थांगटा ला यरोबा, ठीक है, सिक्किम में पढ़ा था ना हमने, कौन सा पढ़ा था सिक्किम में, सिंगीछाम। मिजोरम में कौन सा पढ़ा था, मिजोरम में चेराव। उसी प्रकार से त्रिपुरा का होजागिरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बिज्जू नृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लोकगीत में माई माता गीत एक इंपोर्टेंट है, यहां से आने की प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ लीजिए, बाकी हम लोग उत्तर प्रदेश की अलग से पूरी चर्चा करेंगे, है ना। चरकुला सुना होगा, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, ख्याल। और गीत में सोहर जन्मोत्सव पर गाया जाता है, कजरी, आला, रसिया, होरी, है ना। उत्तराखंड में छोलिया बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और झोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, और लंगबीर नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। में छोलिया सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। छोलिया और क्या कहते हैं, झोड़ा और लंगबीर। ठीक है। लोकगीत में भी सबसे महत्वपूर्ण है ये जागर। ठीक है। ओके। देवों का आह्वान करने के लिए ये वाला गीत गाया जाता है। पश्चिम बंगाल में छऊ गीत, जात्रा, छऊ नृत्य पूर्वी भारत में है, तो पूर्वी भारत में बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। ठीक है। जात्रा, कीर्तन, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ना, कीर्तन। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कीर्तन। जो कीर्तन प्रणाली है, आज उत्तर भारत में भी इसका आयोजन किया जाता है ना। राधा कृष्ण के गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा अब तो इसका वैल्यू एडिशन होता ही जा रहा है, अन्य देवी देवताओं के भी गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, बंगाल से ही हुई थी। ठीक है। ओके, चलिए। इसके अलावा संथाली नृत्य है। ठीक है। और लोकगीत में बाउल और भटियाली दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बाउल और भटियाली, है ना। जबकि पश्चिम बंगाल का कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कीर्तन को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो अक्सर ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य होगा क्या कीर्तन, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि ये बंगाल का लोक नृत्य है। इस प्रकार ये लोकगीत और लोक नृत्य की परंपरा समाप्त होती है। ठीक है। अब जो है अगला हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सभी लोकगीत और लोक नृत्य। ठीक है। समझिए एक चीज, देखिए 2023 से यूपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें बदलाव हो गया है ना। मुख्य परीक्षा जो है उसमें बदलाव हो गया है। अब यहां पे जो ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था कोई एक, उसे हटा दिया गया है। उसकी जगह 2 पेपर नए जोड़े गए हैं जनरल स्टडीज के, अर्थात सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन 5th और सामान्य अध्ययन 6th, दोनों में ही ये दोनों ही उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। इसमें मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो कला संस्कृति है ना, जो कला संस्कृति वाला टॉपिक है वो पेपर 5th में है, और यहां से क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना हो सकती है। संभावना नहीं, 100% आएगा ही आएगा। कला संस्कृति से एक आध क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन देने हैं और इसके एक निश्चित टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो हमें अब उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। ये जो लोकगीत हैं वो अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं, अपितु मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न 8 नंबर में भी आ सकता है और 12 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। तो इससे पहले हमें एक चीज और समझनी है कि जो उत्तर प्रदेश है, जैसे अब मान के चलिए एक हम आपको इसका रॉ तरीके से वो बना दे रहे हैं मैप उत्तर प्रदेश का।
ये एक रॉ मैप है उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश को कई क्षेत्रों में बांटा गया है, छोटे छोटे क्षेत्रों में। जैसे उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, ये आपका ब्रज क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रज क्षेत्र कहलाता है। इसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद ये सारे स्थान है ना। इसके अलावा जो ये वाला क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का क्या कहलाता है? बुंदेलखंड कहलाता है ना। बुंदेलखंड में जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट ये सारे आते हैं। ये जो बीच वाला रीजन है, ये लखनऊ के आसपास का है ना। इसमें लखनऊ, कानपुर, लखनऊ है ना, कानपुर इत्यादि आते हैं है ना। इस रीजन को कहते हैं अवध रीजन। ठीक है, अवध रीजन कहते हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो रीजन है इसका, ये वाला रीजन, इसे कहते हैं पूर्वांचल रीजन कहते हैं। ठीक है, और जो ये वाला रीजन है इसका, उत्तर प्रदेश का, इसे विंध्यन रीजन कहते हैं, विंध्यन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और जो बरेली के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर का, इसे रोहेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहेलखंड। और ये वाला जो रीजन है इसे पश्चिमांचल कहते हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं। अब जो कला संस्कृति की परंपरा है, उस परंपरा में 4 क्षेत्रों का विशेष महत्व है। एक ब्रज क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र जो है वो कृष्ण से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वजह से कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र का एक अलग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो है वो चंदेल परंपरा से जुड़ा हुआ है ना। चंदेल परंपरा से, चंदेल राजवंश की स्थापना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, नन्नुक ने की थी है ना। यहीं पे आला उदल नामक 2 योद्धाओं की बात हुई है। यहीं पे परमाल रासो लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कला एवं संस्कृति का एक अलग रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा अवध, अवध जो है वो नवाबों का स्थान रहा है एवं अयोध्या की राम संस्कृति से, श्री राम की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पूर्वांचल, ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। और विंध्याचल जो है ये यहाँ पर मिर्जापुर की विंध्यवासिनी देवी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जनजातियाँ जो है, एसटीज की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की जब कला संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में, तो उन्हें क्षेत्रवार पढ़ना है। हमें ब्रज के अलग पढ़ने हैं, बुंदेलखंड के अलग पढ़ने हैं, अवध के अलग पढ़ने हैं, पूर्वांचल के अलग पढ़ने हैं, विंध्य रीजन के अलग पढ़ने हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की सीधी सीधी संभावना होती है। तो उसी अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति को। और कला संस्कृति के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे? हम लोग उत्तर प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्य को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है कथक का है। कथक का मतलब होता है कथा कहना, किसी भी विषय को कथा के रूप में कहना क्या कहलाता है? कथक कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लोकगीत के बारे में। तो सबसे पहले ब्रज क्षेत्र है ना, जहां पर ये जो ब्रज क्षेत्र है मथुरा से शुरू होता है, मथुरा, आगरा, हाथरस है ना, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, अलीगढ़, आगरा के आसपास का हिस्सा है ये ब्रज क्षेत्र है ना। हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रज के रहने वाले हैं। अब यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है चरकुला। चरकुला क्या होता है? ये जो लोक नृत्य हैं यहाँ के, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ने हैं। जब मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो ये पूछा जाएगा कि ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्यों को विस्तार से समझाइए। तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले है चरकुला नृत्य, बहुत फेमस नृत्य है ब्रज क्षेत्र का। महिलाएं सिर पर लकड़ी का पिरामिड ढांचा रखकर उस पर 108 जलते दीपक संभालते हुए राधा जन्मोत्सव पर नाचती हैं। तो याद रखिएगा, जो राधा जन्म का महोत्सव होता है उस पर ये वाला नृत्य किया जाता है। 108 जलते दीपक उस पर रखे जाते हैं सर पर, उनके साथ नृत्य किया जाता है चरकुला में। राधा के जन्म से संबंधित है। घड़ा नृत्य इसी प्रकार से दूसरा कौन सा है? तो चरकुला आपको ये याद रखना है, राधा जन्म से संबंधित है। ठीक है, राधा बरसाने की रहने वाली थी। ठीक है, श्री जी के नाम से भी जाना जाता है ना। दूसरा घड़ा नृत्य, नर्तक सिर पर पहिए या घड़े रखकर उसके ऊपर जलते हुए दीपक को संतुलित करते हैं। सबसे ऊपर पहिया रखते हैं लकड़ी का, उसके ऊपर
घड़ा रखते हैं, फिर दीपक रखते हैं, उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं घड़ा नृत्य में। ठीक है। मयूर नृत्य, मयूर नृत्य आपने अक्सर रासलीला सुनी होगी, रासलीला देखी होगी। तो रासलीला जो होती है वो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। उसी प्रकार से रामलीला जो होती है वो भगवान राम की लीलाओं से संबंधित है। तो जब कृष्ण की लीला होती है अर्थात रास लीला होती है, मयूर नृत्य किया जाता है। नर्तक मोर के पंखों से बने विशेष वस्त्र पहनकर राधा कृष्ण के प्रेम और मोर की गति का प्रदर्शन करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने किसी न किसी रास में, रास लीला में या कहीं ना कहीं टेलीविजन पर यह नृत्य देखा होगा। झूला नृत्य जो होता है सावन महीने में मंदिर और बागों में किया जाने वाला सौम्य एवं धार्मिक नृत्य है झूला नृत्य। महत्वपूर्ण देखिए, चरकुला महत्वपूर्ण हो गया, घड़ा हो गया, मयूर हो गया। रास नृत्य रासलीला के दौरान किया जाने वाला नृत्य है जिसमें कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, कृष्ण बीच में होते हैं, उनके चारों तरफ गोपियां होती हैं और ये लोग मिलकर नृत्य करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से लठमार होली, लठमार होली बरसाने की है, जहां की राधा रानी थी। ठीक है। बरसाना और नंदगांव की प्रसिद्ध लठमार होली के उत्सव पर उमंग में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है लठमार होली। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रही है जिससे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को गति मिल सके। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हो जाते हैं, चरकुला, घड़ा, मयूर नृत्य और लठमार होली। ठीक है। अगला है कीर्तन नृत्य। कीर्तन नृत्य की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, वो हुई थी वेस्ट बंगाल से। ठीक है। ओके। मंजीरा और मृदंग की थाप पर सामूहिक रूप से भक्तिभाव से झूमते हुए किए जाने वाला नृत्य है। आपने देखा होगा कीर्तन प्रणाली आपके आसपास की ग्रामीण परिवेश में यह प्रणाली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें सामूहिक रूप से लोग गाना गाते हैं भक्ति वाले और नृत्य वगैरह करते हैं। ठीक है। और नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र में गोधूल बेला में, गोधूल मतलब शाम का समय, गोधूल मतलब शाम का समय होता है गोधूल, जब गाय जो है जंगल से घर लौट कर आती हैं, धूल उड़ती रहती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, गोधूल बेला में भगवान नरसिंह के अवतार की झांकी के रूप में किया जाने वाला है। ठीक है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, उनमें से एक अवतार कौन सा था, नरसिंह अवतार, है ना। तो नरसिंह भगवान की झांकी के रूप में, झांकी के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। इसी प्रकार से सभी लोकगीत, रसिया, रसिया तो आपने अक्सर सुना ही होगा, ब्रज की परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है रसिया, है ना। होली पर इस प्रकार के गीत बहुत सारे देखने को मिलते हैं और जो ये गीत होते हैं इन गीतों के अंत में रसिया शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों की नोक झोंक पर आधारित श्रृंगार रस का मुख्य गीत है। तो किसका है, श्रृंगार रस का, रसिया। जो लोग ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता होगा, जो भी गीत होते हैं इस प्रकार के उनमें रसिया शब्द जरूर देखने को मिलता है ना। जैसे मान के चलिए एक उदाहरण बताते हैं, आज ब्रज में होली है रसिया, इस तरीके से, है ना। होरी और फाग, है ना, ये भी होली के अवसर पर होता है ना। होली के अवसर पर गाया जाने वाला अत्यंत ऊर्जावान गीत है। इसमें होली के अवसर पर लोग इकट्ठे होकर लोगों के घर घर जाते हैं और वहां पर इन गीतों का आयोजन करते हैं। झूला गीत वही सावन के अवसर पर गाया जाता है, श्रावण मास में। ठीक है। और समाज गायन वैद्य के लादा वल्लभी और हरदासी संप्रदायों के मंदिरों में प्राचीन शैली में किया जाने वाला सामूहिक भक्ति गायन। ठीक है। राधा वल्लभी और हरदासी संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय समझिए कि जो आपका वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, ठीक है, ये हरदासी संप्रदाय से संबंधित है ना। हरदास जो थे एक भक्ति संत थे, उनसे संबंधित है और उनके पास ही एक राधा वल्लभ मंदिर भी है। ठीक है। और यहां पर जो है गायन की परंपरा है। ठीक है। इस गायन की परंपरा से ही ये समाज गायन जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आज के जो फेमस संत हैं प्रेमानंद, वो भी राधा वल्लभ संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए अब बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं। देखिए बुंदेलखंड का जो विकास है ना, जो बुंदेलखंड का विकास है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। कहां पर हुआ है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ है। ये वाला जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, है ना, ये वाला जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, ये क्या है, ये बुंदेलखंड रीजन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले जो हैं बुंदेलखंड रीजन में आते हैं, जालौन, ठीक है, जालौन के साथ साथ महोबा,
बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी एवं ललितपुर। ये 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पथरीला इलाका है, ठीक है, पथरीला इलाका है, ठीक। यहां पर बुंदेलखंड में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, विंध्याचल पर्वत का उत्तरी विस्तार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो काली मृदा है ना, जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा यहां पर पाई जाती है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र की जो बुंदेलखंड रीजन है, इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? केन है और वेतवा है इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां। ये सारी चीज बता दे रहे हैं, है ना। सांस्कृतिक क्या कहते हैं, ऐतिहासिक परंपरा में बता दें तो यहाँ पर चंदेल राजवंश का शासन था, है ना। जिसकी स्थापना किसने की थी? चंदेल राजवंश की। चंदेल राजवंश जो है इसकी स्थापना की थी नन्नुक ने। और उसके समय पे इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? चंदेलों के समय में इसे कहा जाता था जेजाक भुक्ति कहा जाता था, ठीक है, ओके। इस वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव, इसका अंतिम शासक था। किसका? चंदेल वंश का, ठीक है, ओके। इसके सम्मान में ही पुस्तक लिखी गई है परमार रासो, ठीक है, परमार रासो। इसी में आलाखंड नामक जो है, आलाखंड नामक एक प्रसंग है ना, जिसमें आला उदल की प्रशंसा की गई है। भारत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में अक्सर आला सुनने को भी मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश की लोकगीत परंपरा से संबंधित है। तो आप ये बुंदेलखंड के बारे में जान गए। अब यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो यह क्षेत्र जो है झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, चित्रकूट के पठारी भाग में फैला हुआ है, ठीक है। लोक नृत्य, राई नृत्य बेड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर गाई जाती है। तो याद रखना कि राई नृत्य कब है? कृष्ण जन्माष्टमी, अभी 4 सितंबर को आने वाली है, उस पर गाया जाती है, मतलब उस पर ये वाला नृत्य किया जाता है। मयूर की चाल की नकल करते हुए तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है। हमें उत्तर प्रदेश के जो नृत्य हैं उनके बारे में डिटेल में भी जानना है, क्योंकि यहां से प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी आते हैं। तो राई नृत्य में क्या क्या महत्वपूर्ण हो गया? बेड़िया जनजाति, कृष्ण जन्माष्टमी पर मयूर की चाल की नकल, ये 4 चीज हो गई, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई 4 चीज। राई नृत्य, बेड़िया जनजाति, महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर और मयूर की चाल की नकल करते हुए। फिर है शेरा नृत्य, वर्षा ऋतु में युवा लड़के लड़कियां हाथ में छोटी लाठियां लेकर घेरे में फसल कटाई की खुशी में नाचते हैं, ठीक है। तो शेरा नृत्य जो है युवा लड़के लड़कियां करते हैं वर्षा ऋतु में, ठीक है, शेरा नृत्य, है ना। पाईदंडा अहीर समुदाय द्वारा किया जाने वाला जो हूबहू गुजरात के डांडिया जैसा एक साहसिक मार्शल आर्ट नृत्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ना। उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? ये डांडिया नृत्य हो गया एक तरीके से, ठीक है। कौन सा? पाईदंडा नृत्य कौन करता है? अहीर समुदाय के लोग करते हैं। कहां पर? बुंदेलखंड में। ख्याल नृत्य इंपोर्टेंट है ये भी, पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, है ना। बांस के रंगीन ढांचे को सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? ख्याल। दिवाली तो जानते ही हैं, दिवाली के अवसर पर यादव समुदाय द्वारा सिर पर दीपों का जलता हुआ छत्ता रखकर किया जाने वाला शौर्य नृत्य है ना, वीरता का नृत्य है। घोड़ा नृत्य बाजों की धुन पर प्रशिक्षित घोड़ों को पिछले पैरों पर खड़ा करके नचाया जाता है। इसमें घोड़ों को नचाया जा रहा है पिछले पैरों पर खड़ा करके, है ना। धुरिया नृत्य कुम्हार जाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके खुशी के मौके पर किया जाने वाला नृत्य, है ना। तो ये 4-5 नृत्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रश्न आते हैं। तो राई नृत्य, बेड़िया जनजाति, कृष्ण जन्माष्टमी, मयूर की चाल के हिसाब से। शेरा वर्षा ऋतु युवा लड़के लड़कियों द्वारा। पाईदंडा अहीर समुदाय के द्वारा, है ना। डांडिया जैसा। ख्याल नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। दिवाली के अवसर पर यादव समुदाय द्वारा घोड़ों को पिछले पैरों पर खड़ा करके नचाया जाता है। धुरिया नृत्य कुम्हार जनजाति द्वारा, है ना, कुम्हार जाति के द्वारा, है ना, पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण किया जाता है। फिर है कानड़ नृत्य, धोबी समुदाय द्वारा किया जा रहा है कि स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह और मांगलिक अवसर पर सामूहिक रूप से किए जाने वाला
पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। कौन सा? कानड़ा, धोबी द्वारा, ठीक है, धोबी समुदाय के द्वारा। फिर मौनी नृत्य, मौन एकादशी। मौनी एकादशी होती है कि व्रत पर दंडों के साथ रंग बिरंगे कपड़ों में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो ये सारे नृत्य हो गए कहाँ के? बुंदेलखंड के। कौन कौन से? पाई दंडा हो गया, है ना, कौन कौन से हो गए? राई नृत्य हो गया, पाई दंडा हो गया, शहरा हो गया, ख्याल, दीवारी, धुरिया, घोड़ा, कानड़ा, और कौन सा है? मौनिया नृत्य। अब लोकगीत, लोकगीत की आला, अभी बारे बता चुके हैं इसके बारे में। परमार रासों में आला खंड आया है, ठीक है। वीर रस का प्रमुख महाकाव्य गीत है जिसमें महोबा के वीर भाइयों आला उदल के 52 युद्धों का वीर गाथा वर्णन वर्षा ऋतु में होता है। तो आमतौर पर यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्या? आला खंड, आला, ठीक है, परमार रासों का एक भाग है ये आला खंड, ठीक। ईश्वरी भाग, लोक कवि ईश्वरी द्वारा रचित बुंदेली चौपाइयों पर आधारित अत्यंत लोकप्रिय संगारिक होली गीत, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है। हरदौल की मनौती, बुंदेलखंड के लोक देवता हैं बुंदेलखंड के, है ना, वहां के ग्रामीण परिवेश के देवता हैं हरदौल के त्याग और पवित्रता की याद में गाया जाने वाला पूजनीय गीत है। ले दे, ये भी महत्वपूर्ण, बुंदेली भाषा में रचित संवाद शैली में लोकगीत जो वीर और करुण रस से ओतप्रोत होते हैं। वीर रस भी है इसमें और करुण रस भी है। और पावारा ऐतिहासिक और स्थानीय महापुरुषों के पराक्रम की कहानियों को याद करने वाले वीर रस के गीत हैं, ठीक है। ओके, सारे महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण आला, ईश्वरी भाग और हरदौल की मनौती, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आला जो है, आला उदल के 52 युद्धों का वर्णन, ईश्वरी भाग श्रृंगारिक होली गीत, हरदौल की मनौती हरदौल के त्याग और पवित्रता को दिखाता है। लेदे वीर रस और करुण रस से उत्प्रोत होता है। और पवारा महापुरुषों की पराक्रम की कहानियों को दर्शाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। यह वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, भदोही तक विस्तृत है ना। सभी लोक नृत्य धोबिया, तो धोबिया धोबी समुदाय द्वारा विवाह या जन्म के अवसर पर किया जाता है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, विवाह या जन्म के अवसर पर किया जाता है। कब? धोबी समुदाय द्वारा, है ना। उसके धोबी और उसके वफादार गधे के अंतर संबंधों का अभिनय नृत्य में किया जाता है, ठीक है। तो धोबिया नृत्य जो है धोबी समुदाय द्वारा विवाह या जन्म के मौके पर किया जाता है। नटबरी अहीर समुदाय के पुरुषों द्वारा लाठियों और नगाड़ों की थाप पर किया जाने वाला वीरतापूर्वक नृत्य है, ठीक है। ओके, जैसे वहां पे आपने पाई दंडा सुना था, पाई दंडा भी अहीर समुदाय द्वारा किए जाने वाले एक तरीके से दांडिया नृत्य था। इसी प्रकार से नटबरी है जो लाठियों और नगाड़ों की थाप पर किया जाता है पूर्वांचल में। कठ घोड़वा नृत्य, नर्तक अपनी कमर में बांस और रंगीन कपड़ों से बनी कृत्रिम घोड़ी बांधकर, है ना, मतलब एक नकली सी घोड़ी लगा लेते हैं, है ना, ढोलक की थाप पर अभिनय करता है कठ घोड़वा में। धीवर नृत्य, ये कहार जनजाति, है ना, कहार जनजाति जो डोली उठाती थी के लोगों द्वारा शुभ और मांगलिक अवसरों पर अत्यंत फुर्तीली शारीरिक गतिविधियों के साथ किया जाने वाला नृत्य है धीवर नृत्य। इसी प्रकार से कर्मा नृत्य मूल रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र की जनजातियों द्वारा, स्पेशली खरवार गोंड द्वारा, इनमें भी सबसे ज्यादा खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला बेहद महत्वपूर्ण आदिवासी लोक नृत्य। और धरकहरी नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र के जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा वाद्य यंत्रों की तीव्र गूंज पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। तो ये लोक नृत्य कहां के हो गए? तो इसमें महत्वपूर्ण धोबिया नृत्य, नटबरी, घटपुड़वा, धीवर, कर्मा और धरहरी। इसमें भी कर्मा, धोबिया, नटबरी और कठ घोड़वा बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, ठीक है। इसके अलावा पासी समुदाय द्वारा, पासी जो है बाराबंकी के आसपास, है ना, यह पूर्वांचल के आसपास पाया जाने वाला एक समुदाय है, ठीक है। उसके पुरुषों द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में लाठियों के साथ युद्ध कौशल दिखाते हुए किया जाने वाला युद्ध क्या कहते हैं नृत्य है। और कहरवा कहार जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा विशेष लय और थिरकन के साथ किया जाने वाला उत्सव नृत्य है, ठीक है। तो हमें 3-4 नृत्य याद रखने हैं, धोबिया, नटबरी, कठ घोड़वा, कर्मा, है ना, और कहरवा। यहां से आने की संभावना है, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण है। पहले वाले धोबिया, नटबरी, कठ घोड़वा और धीवर और कर्मा। फिर लोकगीत, कजरी इंपोर्टेंट, वर्षा ऋतु का सुप्रसिद्ध लोकगीत मिर्जापुर की कजरी देश दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसमें सावन, झूला और विरह का वर्णन होता है। याद रखिए, इसे उपशास्त्रीय गीत भी कहा जाता है ना।
ओके, उपशास्त्रीय गीत भी कहा जाता है कजरी को, है ना। इसमें मूल रूप से बेटा विरह का वर्णन किया जाता है ना, दो लोगों के अलग होने का वर्णन किया जाता है। ये मूल रूप से बेटा शुरुआत जो हुई थी, है ना, इसकी ये विंध्यवासिनी देवी से हुई थी, है ना, विंध्यवासिनी देवी का वर्णन किया जाता था इसमें, है ना। लेकिन कालांतर में वर्तमान समय में इसमें राधा कृष्ण, है ना, जो राधा कृष्ण हैं उनके प्रसंग भी जुड़ गए हैं इसमें। बिरहा, ये भी बिरह को पूर्वांचल के ग्रामीण अंचलों की जान है। यह किसी ऐतिहासिक घटना, लोक कथा या सामाजिक मुद्दे पर ऊंचे स्वर में गाया जाने वाला गीत है, अहीर समुदाय द्वारा, है ना। ओके, ठीक है। चैती और घाटो, चैत के महीने में गाए जाने वाला ऋतु गीत है, ठीक है। अक्सर रामा शब्द का टेक लगाया जाता है, जैसे ही खत्म होगा, है ना, उसके बाद रामा, एक लाइन आई फिर रामा, एक लाइन आई फिर रामा। जिस प्रकार से ब्रज रीजन में, ब्रज क्षेत्र में रसिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से चैती और घाटों में, है ना, रामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा ब्रज क्षेत्र कृष्ण की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र राम की परंपरा से जुड़ा हुआ है। विदेशिया, महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर द्वारा प्रसिद्ध किया गया गीत है ये। तो किसने प्रसिद्ध किया? भिखारी ठाकुर। ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो आजीविका के लिए पति के परदेश चले जाने पर पति के विरह को दर्शाता है, ठीक है। कि देखिए पूर्वांचल के ज्यादातर लोग प्रवासी टाइप के हैं, यहाँ पर इन लोगों को आजीविका के स्रोत नहीं मिलते हैं तो ये बाहर जाते हैं, तो इनकी महिलाएं, इनकी पत्नियां अकेली रह जाती हैं, तब अकेलेपन का वो दर्द दर्शाती हैं विदेशिया नामक क्या कहते हैं गीत में। फिर है झूमर, महिलाओं द्वारा गोल घेरे में धीमी और सुरीली तान में गाया जाने वाला मांगलिक गीत है। पचरा, देवी दुर्गा और स्थानीय लोक देवियों की स्तुति में गाया जाने वाला तांत्रिक और धार्मिक लोक नृत्य, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें तंत्र विद्या और धार्मिकता दोनों का समन्वय देखने को मिलता है, किसमें? पचरा में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कजरी, बिरहा, चैती, ठीक है, और पचरा, ठीक। चलिए अवध, अवध कहाँ का क्षेत्र है? लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, रायबरेली का जो हिस्सा है इसे अवध रीजन कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जो स्वतंत्र अवध है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी सादत खान ने, ठीक है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, जोगनी, रामनवमी के पावन अवसर पर पुरुष कलाकार साध्वी का रूप धारण करके भक्ति भाव से नृत्य करते हैं। तो जो जोगनी नृत्य है, ठीक है, ओके, वो किसके रूप में किया जाता है? भक्ति भाव के रूप में किया जाता है। कब? रामनवमी के अवसर पर। कलाबाजी नृत्य, मोरबाजा नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए, है ना, एक वाद्य यंत्र होता है मोरबाजा, उसको बजाते हुए ये वाला नृत्य किया जाता है। कौन सा? कलाबाजी नृत्य। फिर है ढेडिया नृत्य, मिट्टी के अनेक छिद्रों वाले बर्तनों में जलते दीपक रखकर उन्हें सर पर संतुलित कर महिलाएं विशेष मन्नत पूरी होने पर नाचती हैं। मतलब एक आपने घड़ा ले लिया, घड़ा, है ना, उसमें छिद्र कर लिए और उसमें दीपक रख लिया और उसे सर पे रख के महिलाएं नाचती हैं जब उनकी कोई विशेष मनोकामना पूरी होती है। और इसी प्रकार से डफला, अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में होली या आनंद के अवसरों पर ये वाला नृत्य किया जाता है। कौन सा? डाफला नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर या किसी आनंद के मौके पर, ठीक है, ओके। अब लोकगीत के बारे में बात करें। सोहर, सोहर से पता होगा जब बच्चे का जन्म होता है, ये परंपरा, सोहर की परंपरा उत्तर प्रदेश, बिहार सभी जगह है। बच्चे के जन्म पर ये वाला जो गीत है वो गाया जाता है, ठीक है, हिंदू परिवारों में, है ना। मांगलिक और सुरीला लोकगीत होता है ये, ठीक है। संस्कार गीत जो होते हैं, बच्चे के मुंडन, जनेऊ, बेटी के विवाह के अवसर पर अलग अलग रस्मों पर गाए जाते हैं संस्कार गीत। मतलब जो भी संस्कार है, 16 संस्कार है ना हिंदू धर्म में, उन अवसरों पर ये वाले गीत गाए जाते हैं, ठीक है। फिर कव्वाली और सूफियाना कलाम, अवध के नवाबों के काल में विकसित हुए हैं। सूफी संतों की दरगाह पर गाए जाने वाली कौमी एकता के गीत हैं। याद रखिए किसके गीत हैं ये? कौमी एकता के गीत। कब विकसित हुए हैं? नवाबों के काल में विकसित हुए हैं, है ना। और कहाँ पर गाए जाते हैं ये? दरगाहों पर गाए जाते हैं, ठीक है। रोहिलखंड तराई रीजन की गीत समझ लीजिए इसमें अब, है ना। रोहिलखंड तराई रीजन कहाँ का है? ये हमने बताया था कि जो बरेली है, बदायूं है,
शाहजहांपुर है ना, इसके आसपास के क्षेत्र जो है जिसे रोहेलखंड कहते हैं, है ना। रोहेला सरदारों द्वारा इसे बसाया गया था, इसलिए इसे रोहेलखंड कहते हैं, है ना। तो नौटंकी, वैसे तो नौटंकी जो है पूरे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जो है नृत्य है, लेकिन ये कानपुर, हाथरस, लखनऊ की शैलियों में विकसित किया गया है और सबसे ज़्यादा इसे कहाँ गाया जाता है, रोहेलखंड में गाया जाता है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है नौटंकी। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, लखीमपुर क्षेत्र में, है ना। थारू, यहाँ पे बड़ी मात्रा में जनजाति रहती है, थारू नामक। ओके, एक छपेली, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। छपेली में एक हाथ में शीशा और दूसरे हाथ में रूमाल लेकर किया जाता है ना। पहाड़ी सीमाओं से सटे क्षेत्रों में, जो पहाड़ी सीमाएं हैं, है ना, उत्तर प्रदेश का वो रीजन जो उत्तराखंड एवं नेपाल से सटा हुआ है, वहाँ पे ये वाला नृत्य किया जाता है, छपेली। तो एक हाथ में रूमाल लेते हैं और एक हाथ में शीशा लेते हैं, मिरर लेते हैं, है ना, उसके साथ ये वाला नृत्य करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। रागनी और सांग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्रों में हारमोनियम और घड़े की थाप पर गाई जाने वाली संवाद परक लंबी लोक कहानियां, है ना। तो रागनी और सांग क्या है, एक तरीके से लोक कहानियां जो हारमोनियम की थाप पर गाई जाती हैं। भरतरी और पूरन भगत, ये इंपोर्टेंट है, पूरन भगत के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। राजा भरतरी के बैराग और गुरु गोरखनाथ के पंथ से प्रभावित होकर सारंगी पर गाए जाने वाले आध्यात्मिक और सूफियाना गीत हैं ये, ठीक है, भरतरी और पूरन भगत। और मल्हार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सावन के महीनों में बादलों के घिरने पर गाया जाने वाला प्राचीन राग प्रधान लोकगीत है। कौन सा, मल्हार। तो ये लोकगीत की परंपरा हो गई उत्तर प्रदेश की, है ना। आपको सारे लोकगीत और लोक नृत्य रीजन्स के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से याद रखना है। ब्रज के अलग याद रखने हैं आपको, बुंदेलखंड के अलग याद रखने हैं आपको, है ना। ये सारे अलग अलग तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। अब कुछ वाद्य यंत्रों से भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। ओके, इन वाद्य यंत्रों से जो प्रश्न आते हैं, ये पूछा जाता है सिर्फ कि एक निश्चित वाद्य यंत्र दे दिया जाएगा, इससे जुड़ा कलाकार कौन है, ये याद रखना है आपको। यहाँ मैंने कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में लिखा है ना, जैसे स्ट्रिंग वाले, जिसमें तार लगे होते, कंपन वाले वाद्य यंत्र हैं, है ना। तो इनसे कौन कौन जुड़े हैं, बस आपको ये याद रखना है। जैसे सितार से पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, है ना, बंदे हसन, ये प्रमुख हैं। तो इनमें भी सितार को बजाने वाले वाद्य यंत्र में इंस्ट्रूमेंट जो कि संगीत को आगे बढ़ाते हैं, है ना, संगीत उत्पन्न करते हैं, है ना। तो सितार बजाने से सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं, है ना, वादक जो हैं, वो कौन से हैं, पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान। और भी बहुत सारे हैं, निखिल बनर्जी हैं, अनुष्का शंकर हैं, बुधादित्य मुखर्जी हैं, बंदे हसन हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सरोद के जो सबसे महत्वपूर्ण वादक हैं वो उस्ताद अमजद अली खान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सरोद के वादक हैं, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अयान अली खान, अमान अली खान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है, उस्ताद अमजद अली खान हैं, जो कि सरोद का वादन करते हैं। वायलिन लालगुड़ी जयराम, ठीक है, और TN कृष्णन, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। इसके अलावा MS गोपाल कृष्णन, डॉक्टर L सुब्रमण्यम, कला रामनाथ, ये भी वायलिन को गाते हैं। संतूर, है ना, संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा, कई बार ये वाला प्रश्न आ चुका है, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पे क्या से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, पंडित शिव कुमार शर्मा से। फिर बीड़ा में असद अली खान, रुद्र बीड़ा बजाते हैं असद अली खान, रावण भी रुद्र बीड़ा बजाया करता था, है ना। जिया मोहिद्दीन डागर, S बालचंद्रन, ठीक है, जयंती कुमारेश, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, असद अली खान है, और ये है जिया मोहिद्दीन डागर, ये बीड़ा बजाते हैं, ठीक है। और सारंगी में उस्ताद सुल्तान खान और पंडित राम नारायण, ये बहुत महत्वपूर्ण, और सावरी खान भी, और शकूर खान भी, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सारंगी वादन से संबंधित हैं। इनमें ये सावरी खान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उस्ताद सुल्तान खान, पंडित राम नारायण, शकूर खान भी महत्वपूर्ण है। सुसिर बिंड वाले, है ना, ओके, बिंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हवा के द्वारा इन्हें बजाया जाता है। बांसुरी में तो आपने सुना ही होगा, है ना, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ही ये फेमस है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वादक हैं ये बांसुरी के, ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष, TR महालिंगम,
एन रामानी, शशांक सुब्रमण्यम, ये सारे महत्वपूर्ण है जो बांसुरी वादन बहुत अच्छा करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इसी प्रकार से शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। इतने कुशल शहनाई वादक थे ये कि इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। ये बनारस के रहने वाले थे। अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, तो ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस के रहने वाले, इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। शहनाई बजाते थे। नादस्वरम शेख चिन्नमौला, ठीक है, और राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, ठीक है। इसमें ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शेख चिन्नमौला, राजरत्नम पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। इसी प्रकार से तबला, तबला में आपने सुना होगा, ठीक है, ओके। जो है मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद, गुदई महाराज जिन्हें कहा जाता था, ये सब बहुत फेमस है तबला वादन में, ठीक है। तो तबला वादन का प्रश्न कई बार आ चुका है, आपको याद रखना है कि तबला वादन में सबसे महत्वपूर्ण वादक जो हुए हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद जिन्हें गुदई महाराज कहा जाता था, लतीफ खान, फयाज खान। मृदंगम दक्षिण भारत का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये, पालघाट मणि अय्यर, ये नहीं आएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पालघाट मणि अय्यर, कराईकुडी आर मणि, ये है। पखावज में कुदऊ सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये इंपोर्टेंट हो जाता है पखावज बजाने में, पंडित कुदऊ सिंह, ठीक है, ओके। पंडित गोपाल दास, ये महत्वपूर्ण है। घटम मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, इंपोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। जो घड़ा है उसे उल्टा रख के बजाते हैं, ठीक है, कभी कभी सीधा भी बजाते हैं, तो इससे स्वर निकलता है। TH विनायक राम, है ना, और EM सुब्रमण्यम, बहुत महत्वपूर्ण वादक है मिट्टी के घड़े को बजाने के, जिसे क्या कहते हैं? घटम कहते हैं। अब चित्रकला, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। भारत की प्रमुख चित्रकला है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, या सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। मधुबनी कहाँ की चित्रकला है? सीधा सीधा वो बिहार की है, ठीक है, विशेषकर मिथिला क्षेत्र की, ठीक है। इसमें प्राकृतिक रंगों, उंगलियों, टहनियों, माचिस की तीलियों का उपयोग करके देवी देवताओं और प्रकृति के चित्र बनाए जाते हैं। तो बस आपको याद रखना, मधुबनी बिहार की है। बिहार में भी कहाँ की? मिथिला रीजन की, जहाँ की सीता माता थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? मिथिलेश कुमारी भी कहा जाता था। पट्टचित्र, है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ये चित्रकला है। ये कपड़ों या ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली पारंपरिक कला है, जिसमें भगवान जगन्नाथ और पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। तो पट्टचित्र कहाँ की? मधुबनी बिहार की, पट्टचित्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की। यहां से प्रश्न आ चुके हैं चित्रकला से। फाड़ चित्रकला, ये राजस्थान की है, भीलवाड़ा क्षेत्र की है। यह कपड़े के लंबे स्क्रॉल पर की जाने वाली धार्मिक कला है, जिसमें लोक देवताओं की कहानियां दर्शाई जाती हैं। देखिए, उड़ीसा जो है जगन्नाथ भगवान के लिए फेमस है, इसलिए उनको दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनके एक लोक देवता है ना, उनको दर्शाया जाता है फाड़ चित्रकला में। तो फाड़ चित्रकला राजस्थान की, पट्टचित्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, मधुबनी बिहार की। सांझी चित्रकला उत्तर प्रदेश की है, ये स्पेशली ब्रज और मथुरा क्षेत्र की। इसमें कागज को बड़ी खूबसूरती से काटकर भगवान कृष्ण की लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं। ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सांझी चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला, देखिए नाम पिथौरा है तो पिथौरा से पिथौरागढ़ मत लगा लीजिएगा। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक है, ओके। ये दीवार पर की जाती है, जिसमें घोड़ों का चित्रण मुख्य रूप से किया जाता है। तो इंपोर्टेंट हो गया, पिथौरा चित्रकला में मुख्य रूप से किसका किया जाता है? घोड़ों का चित्रण। फिर है गोंड चित्रकला, ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है, ठीक है, ओके। दक्षिण भारत की कुछ चित्रकला, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बारली चित्रकला वाला। ये IAS और PCS दोनों में प्रश्न आ चुका है। बारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र की बारली जनजाति से संबंधित है। इसमें ज्यामितीय आकारों जैसे त्रिकोण, वृत्त और रेखाओं का उपयोग करके, ज्यामितीय चित्रों का उपयोग करके मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग के रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र और नृत्य के दृश्य बनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, बारली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कलमकारी आंध्र प्रदेश की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी कई एग्जाम्स में आ चुकी है, IAS PCS, विभिन्न प्रकार के स्टेट PCS में। इसमें सूती कपड़े पर हाथ से या ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए प्राकृतिक रंगों से चित्र उकेरे जाते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम, ठीक है। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु की, ठीक है। मैसूर चित्रकला कर्नाटक की, ठीक। और चेरियाल स्कॉल पेंटिंग ये तेलंगाना की, ठीक है। तो ये सारी आप पढ़ लीजिएगा ऐसे,
देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आने की संभावना होती है। मधुबनी बिहार की, पट्टचित्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, फाड़ चित्रकला राजस्थान की, सांझी उत्तर प्रदेश की, पिथौरा गुजरात और मध्य प्रदेश की, गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, बार्ली महाराष्ट्र की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, तंजावुर तमिलनाडु की, मैसूर कर्नाटक की और चेरियाल स्कॉल पेंटिंग ये तेलंगाना की है। ठीक है, अन्य प्रमुख चित्रकलाएं भी हैं कुछ। कालीघाट चित्रकला है ये पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, कालीघाट मंदिर के आसपास विकसित हुई है। थांग का चित्रकला है ये सिक्किम की है, हिमाचल प्रदेश की है, लद्दाख की है, अर्थात ये भारत के पहाड़ी रीजन की चित्रकला है थांग का। चेतिया चित्रकला या सोहराई चित्रकला है, ये झारखंड की है। यह मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा मिट्टी के घरों की दीवारों पर फसल कटाई और विवाह के अवसरों पर बनाई जाने वाली दीवार कला चेतिया चित्रकला या इसे सोहराई चित्रकला भी कहते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कालीघाट बंगाल, थांका पहाड़ी राज्य जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, चेतिया या सोहराई झारखंड। ठीक है, इस प्रकार आज का टॉपिक आपका समाप्त होता है, जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय गीत, लोकगीत, चित्रकला, वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ा है। इसी प्रकार यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की अगली सीरीज में हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराया जाएगा, जहां से प्रश्न बनने की संभावना सबसे प्रबल रहती है। धन्यवाद।